नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रेश और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर कार के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि एमपी में फिलहाल अभी लगभग सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में बाहर जाकर वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए घर से ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाए और उम्मीद है कि आप भी सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और घर से ही मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बेची गई 10 कार्स के बारे में। उससे पहले अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है टाटा की इंडिका। 1998 में टाटा ने इंडिका को लॉन्च किया था और इंडिका बनी थी भारत की पहली इंडिजिनस कार, मतलब कि भारत की पहली 100% मेड इन इंडिया कार थी। ये गाड़ी उस समय 2,60,000 कीमत में लॉन्च हुई थी और उस समय इस कीमत में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार थी, मतलब इसमें उस समय के हिसाब से इस सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते थे। लॉन्च होते से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और इसने 1 लाख से भी ज़्यादा बुकिंग मिल गई थी इसको पहले ही हफ्ते में इसके। फिर 2003 में टाटा मोटर्स ने इसे एक फेसलिफ्ट दिया जिसे इंडिका V2 नाम दिया गया और फिर 2018 में इसके 10 साल पूरे होने पर इसे एक जनरेशन अपडेट दिया जिसे इंडिका विस्टा नाम दिया गया। इसके बाद इसे कुछ माइनर अपडेट्स मिलते रहे, पर इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के कारण से टाटा मोटर्स ने इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा अपडेट किया और 2014 और 15 में टाटा मोटर्स ने जेस्ट और बोल्ट को लॉन्च किया, पर ये भी मार्केट पर उतना असर नहीं दिखा पा रही थी। वहीं 2017 में लॉन्च की गई टाटा की टियागो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसे कस्टमर से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और वहीं इंडिका की सेल्स दिन ब दिन घटती जा रही थी। तो फिर 2018 में टाटा मोटर्स ने इसे लगभग 20 साल बाद इसे डिसकंटिन्यू करने का निर्णय लिया। भारत की अपनी देसी जी वैगन महिंद्रा बोलेरो इस लिस्ट में 90 नंबर पर है। महिंद्रा ने सन 2000 में बोलेरो को लॉन्च किया था 4,98,000 की कीमत में और बोलेरो बेस्ड थी महिंद्रा की आर्मडा ग्रैंड पर। उस समय इसमें प्यूजोट का 2.5 लीटर का डीजल इंजन आता था और लॉन्च होने के लगभग 2-3 साल में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और 2005 में ये बन गई थी भारत की नंबर 1 SUV। इसके लगभग 2 साल बाद यानी 2007 में महिंद्रा ने बोलेरो की सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया और 2008 में बोलेरो का सबसे पावरफुल एडिशन स्टॉर्म लॉन्च किया और फिर 2011 में इसकी थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया। इसके बाद से तो इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 2014 में भारत की पहली SUV बनी थी बोलेरो, जिसने पिछले लगातार 3 साल में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बेची थी। महिंद्रा ने इसे और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए 2016 में इसका एक पावर प्लस एडिशन लॉन्च किया जो कि अंडर सब 4 मीटर था, जिससे इस पर टैक्स वगैरह कम लगते थे, तो इससे इसकी कीमत और कम हो गई थी। इसका एक पिकअप ट्रक वर्जन भी आता है और पहले इसमें एक एक्सेल वेरिएंट आता था जो कि 9 सीटर वेरिएंट था। बोलेरो पिछले 21 साल से भारत में बिक रही है और महिंद्रा इसकी लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स अब तक बेच चुका है और वैसे जल्दी इसकी नई जनरेशन भी आने वाली है। और अगर आप BS6 बोलेरो 2021 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी है इस चैनल पर, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी हो। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है मारुति की वैगनआर। सुजुकी ने वैगनआर को जापान में 1993 में लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसने भारत में इसे लॉन्च नहीं किया था। पर 1998 में हुंडई ने अपनी सेंट्रो को भारत में लॉन्च किया और सेंट्रो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड को देखा तो मारुति ने 1999 में अपनी वैगनआर को भारत में भी लॉन्च कर दिया। उस समय इसे पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग जैसे कई शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया था और लॉन्च होने कुछ ही समय बाद इसने सेंट्रो को ही नहीं अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। फिर 2003 में इसे एक माइनर अपडेट मिला, उसके बाद में 2006 में इसे एक मेजर अपडेट मिला जिसके साथ इसमें CNG किट का ऑप्शन भी आने लगा। फिर 2010 में इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया जिसमें सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा दिया गया और उसके बाद फिर 2013 में से एक और फेसलिफ्ट मिला और इसके साथ में इसका एक स्पोर्टी वर्जन स्टिंगरे भी लॉन्च किया और 2019 में सुजुकी ने इसको अपने हार्टेक प्लेटफॉर्म पर इसकी थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया। और वैगनआर लगभग 22 साल से बिक रही है भारतीय बाज़ार में और ये गाड़ी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है और ये लगभग हर महीने भारत की टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में ज़रूर होती है। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली गाड़ी की। तो ये गाड़ी है भारत की लीजेंडरी SUV और भारत की पहली प्रीमियम और अफोर्डेबल SUV टाटा सफारी। टाटा मोटर्स ने सफारी को 1998 में लॉन्च किया था 8,93,000 की कीमत में। सफारी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस, कंफर्टेबल और लग्जूरियस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल भी थी। शुरुआत में इसमें 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता था जो 98 bhp पावरफुल था। फिर इसके बाद 2003 में कंपनी ने इसको एक पेट्रोल इंजन दिया 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 135 bhp पावरफुल था। सफारी मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो ही रही थी, पर इसको इसके कट्टर राइवल स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था। उसको देखते हुए टाटा सफारी ने 2005 में इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया
जिसमें इसको 3.0 लीटर का टर्बो डाइकोर डीजल इंजन मिला, जो कि टाटा की 407 से लिया गया था। फिर 2012 में टाटा मोटर्स ने इसे एक मेजर अपडेट दिया, जिसे सफारी स्टॉर्म नाम दिया गया। सफारी को इंडियन आर्मी भी यूज़ करती थी, जिसे स्टॉर्म GS 800 कहा जाता था। 2019 में BS6 नॉर्म्स फुलफिल ना कर पाने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई थी, तो इसकी सेल्स भी कम हो गई थी। इस वजह से टाटा ने सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर इसी साल जनवरी 2021 में टाटा मोटर्स ने सबको सरप्राइज़ करते हुए लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट से इंस्पायर टाटा सफारी की नई जनरेशन को लॉन्च कर दिया। नई टाटा सफारी बनी है लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप नई टाटा सफारी के फीचर्स जानना चाहते हैं और इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1995 में लॉन्च हुई टाटा की सूमो इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। सूमो भारत की पहली पैसेंजर व्हीकल थी जिसे भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया था, और उस समय कंपनी के MD थे सुमंत मोलगांवकर, तो उन्हें सम्मान देने के तौर पर उनके नाम के अक्षर सू और मो को मिलाकर ही इसका नाम रखा गया था। पहले 3 साल में ही टाटा मोटर्स ने सूमो की 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स को बेच दिया था। 1994 वाली सूमो को सूमो डीलक्स कहा जाता था, जो कि 2000 तक चली। फिर 2000 में से एक फेसलिफ्ट मिला जिसे सूमो स्पेसियो नाम दिया गया, ये 2011 तक चला। फिर इसके बाद इसे 2004 में एक और फेसलिफ्ट मिला जिसे सूमो विक्टा नाम दिया गया, ये भी 2011 तक चला। 2008 में सूमो ग्रांडे लॉन्च हुई, ये शायद 2010 या 2016 तक चली थी, इसका मुझे कंफर्म पता तो नहीं है। 2011 में इसकी 3rd जनरेशन सूमो गोल्ड लॉन्च हुई। सूमो गोल्ड इसका सबसे लोकप्रिय वेरिएंट रहा था। इस गाड़ी को आर्मी और एम्बुलेंस के रूप में भी उपयोग किया जाता था, और कई जगह ये टैक्सी के रूप में भी चलती थी। फिर 2019 में इसकी लो सेल्स के कारण कंपनी ने इसे 25 साल बाद डिसकंटिन्यू कर दिया। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता था कि इसका नाम जापान की सूमो रेसलिंग के ऊपर से रखा गया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। इस लिस्ट में अगली गाड़ी मारुति की 800। मारुति 800 के आने से पहले भारत में कार खरीदना लगभग हर किसी के लिए आसान नहीं होता था। फिर 14 दिसंबर 1983 को मारुति की 800 48,000 की कीमत में लॉन्च हुई, और इसने कई भारतीयों के कार खरीदने को सपने को पूरा किया। एक लकी ड्रॉ जीतने के बाद मिस्टर हरपाल सिंह जी को इसकी पहली यूनिट खरीदने का मौका मिला, और उन्हें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी चाबी दी थी। इस गाड़ी को उस समय के कई सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करा करते थे, और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी की पहली गाड़ी भी मारुति की 800 ही थी। इस गाड़ी को भारत में इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि भारतीयों ने इसकी 2.6 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट्स खरीद ली थी। 2010 के बाद स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स के कारण ये गाड़ी कुछ शहरों में बिकना बंद हो गई थी, और इसके बाद से फिर इसकी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगी। इसकी वजह से कंपनी ने 2013 के आखिर में लगभग 30 साल बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। मारुति 800 के लगभग 2 साल बाद यानी कि 1985 में लॉन्च हुई मारुति की जिप्सी इस लिस्ट में 4थे पायदान पर है। जिप्सी किसे पसंद नहीं थी? आज भी जिप्सी को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आज भी इस गाड़ी को लेकर एक अलग ही लेवल का क्रेज़ है लोगों में। शुरुआत में जिमनी में 1.0 लीटर का इंजन आता था, जो मात्र 45 bhp पावरफुल था। इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में तो कंपनी ने कोई बड़ा मेजर अपडेट नहीं किया था, पर इसमें कंपनी समय समय पर इसके इंजन में अपडेट ज़रूर करती रहती थी, जिससे इसका इंजन और पावरफुल होता रहा। जिप्सी को भारतीय आर्मी में भी उपयोग में लिया जाता था, और इसे कई राज्यों की पुलिस आज भी उपयोग में लेती है। 2019 में BS6 आने की वजह से कंपनी ने लगभग 35 साल बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। इन 34 सालों में जिप्सी को एक भी जनरेशन अपडेट नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये गाड़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। वैसे जल्द ही कुछ ही समय में इसकी 2nd जनरेशन लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम जिमनी है। देखते हैं अब वो कब तक लॉन्च होती है भारत में। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरी गाड़ी की। तो ये गाड़ी जिप्सी से 1 साल पहले लॉन्च हुई थी, यानी कि 1984 में लॉन्च हुई थी, और ये मारुति की मार्केट में दूसरी गाड़ी थी। इस गाड़ी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब इस गाड़ी के बारे में पता है या नहीं, और मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोगों को गाड़ियों के बारे में कितना नॉलेज है। तो लोगों ने इसे फैमिली कार के रूप में तो यूज़ किया ही था, पर इसको लोगों ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया था। जैसे कि इसको स्कूल बेंच के रूप में यूज़ किया था, कई हॉस्पिटलों में ये एम्बुलेंस के रूप में चलती थी। पर इसका बॉलीवुड मूवियों में जो किडनैपिंग के लिए इसका जो यूज़ किया गया है ना, वो सबसे ज़्यादा किया गया है इसका। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी गाड़ी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं अगली गाड़ी की। इस लिस्ट में अगली गाड़ी प्रीमियर पद्मिनी। 1964 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड फिएट 110 को रीबेच कर बेचती थी। फिर 8 साल बाद प्रीमियर मोटर्स ने फिएट से इसका लाइसेंस लिया, और इसे 1972 में प्रेसिडेंट के नाम से बेचना चालू करा। उस समय इसकी कीमत थी 15,946 रुपये। फिर इसके 2 साल बाद कंपनी ने इसका नाम बदला, और इसे पद्मिनी नाम दिया।
उस समय पद्मिनी को यंगस्टर, सेलिब्रिटीज़, लेडीज़, लगभग सभी तरह के लोगों की पहली पसंद थी पद्मिनी। साउथ के सुपरस्टार मिस्टर रजनीकांत जी की पहली गाड़ी प्रीमियर पद्मिनी ही थी और बॉलीवुड के सुपरस्टार मिस्टर धर्मेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके सिर्फ 2 ही सपने हैं, एक घर खरीदने का और दूसरा प्रीमियर पद्मिनी खरीदने का। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी उस समय कितनी ज़्यादा लोकप्रिय रही होगी। एक समय पद्मिनी का वेटिंग पीरियड लगभग 10 साल तक पहुँच गया था और एक बार कंपनी ने 1987 में इसकी 40 रुपये की कीमत कम करने के लिए इसका क्वार्टर ग्लास हटा दिया था। 1980 में कंपनी ने इसे और भी फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इसकी पावर को 47 bhp से 42 bhp कर दिया था। फिर 80 के दशक में मारुति के आ जाने से लगभग 90 के दशक में इसकी डिमांड कम होने लगी थी, तो कंपनी ने इसे एक अपडेट मॉडल दिया जिसे पद्मिनी S1 कहा गया और कंपनी ने इसमें एक डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया। लेकिन उसके बाद से भी इसकी सेल्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था और फिर 2000 में BS2 आने वाला था, तो कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करना सही समझा और कंपनी ने इसे 36 साल बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे बुजुर्ग गाड़ी और भारत की पहली मेड इन इंडिया कार हिंदुस्तान एम्बेसडर के बारे में। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को 1957 में लॉन्च किया था और ये गाड़ी भारत की पहली मेड इन इंडिया कार थी। एम्बेसडर मार्स कंपनी की ऑक्सफोर्ड सीरीज़ 3 पर बेस्ड थी और ये गाड़ी पहले सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती थी। कंपनी ने 1979 में से डीजल इंजन में भी लॉन्च किया जिसका नाम मार्क 4 था और ये बनी थी भारत की पहली डीजल से चलने वाली गाड़ी। ये गाड़ी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और उस समय इसका कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था। प्रीमियर पद्मिनी इसका एकमात्र कॉम्पिटिटर थी उस समय। इसे भी पद्मिनी की तरह बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटी खरीदा करते थे। 80 के दशक में जब भारतीयों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कार खरीदने के लिए, उस समय भी लगभग इस गाड़ी की हर महीने 6000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक जाया करती थी। हिंदुस्तान मोटर्स इसे समय समय पर अपडेट करती रहती थी और इस गाड़ी की कुल 7 जनरेशन लॉन्च की गई थी। पहली जनरेशन थी मार्क 1 जो कि 1957 से लेकर 1962 तक चली थी। दूसरी थी मार्क 2, ये 1962 से लेकर 1975 तक चली थी और इसके बाद तीसरी जनरेशन थी जो 1975 से लेकर 1979 तक चली थी। चौथी जनरेशन 1979 से लेकर 1990 तक चली थी, इसका नाम मार्क 4 था और फिर उसके बाद इसकी 5th जनरेशन को लॉन्च किया था नोवा, ये 1990 से लेकर 1999 तक चली थी। इसके बाद इसकी 6th जनरेशन थी क्लासिक जो ये 1998 से लेकर 2010 तक चली थी और इसकी फाइनल जनरेशन थी ग्रैंड जो 2013 तक चली थी। और फिर 2014 में BS4 आने वाला था और ये गाड़ी उन नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी और इसकी सेल्स तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो कंपनी ने इसको BS4 में अपडेट ना करने का निर्णय लिया और लगभग 56 साल बाद कंपनी ने 2014 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अगर कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, और अगर ज़्यादा ही बेकार लगा हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक घर पर ही रहें, अपना ध्यान रखें और अगर आपके आसपास कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है तो उसकी मदद ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।